मैक्स वेबर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? मैक्स वेबर पढ़ना है सोशल एक्शन थ्योरी, एक पढ़ना है ऑथोरिटी। मैक्स वेबर का एक सिद्धांत है सामाजिक क्रिया सिद्धांत और एक है सत्ता का सिद्धांत, सत्ता, और एक पढ़ना है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, धर्म के बारे में मैक्स वेबर ने अध्ययन किया। तो मैक्स वेबर की थ्योरी आज पढ़ेंगे सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। सामाजिक क्रिया कहते किसे हैं, मैक्स वेबर क्या कहते हैं इसके बारे में, और बेहतर तो यह है कि आप जब किसी थ्योरी को पढ़ते हैं, जब किसी थिंकर को पढ़ते हैं, तो आपका इंटर रिलेशन होना चाहिए, तभी आपका नॉलेज सही माना जाएगा। कि एक्शन के बारे में मैक्स वेबर का क्या कहना है, पैरेटो का क्या कहना है और पार्सन्स का क्या कहना है सोशल एक्शन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैक्स वेबर सोशल एक्शन के बारे में क्या कहते हैं और सोशल एक्शन होता क्या है। एक्चुअली सोशल एक्शन के बारे में मैक्स वेबर कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया का इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान है। इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं व्याख्यात्मक बोध कराने वाला। इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग का भी उनका एक अलग मीनिंग है, अंडरस्टैंडिंग का भी मीनिंग है। व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या है, इस बारे में भी मैक्स वेबर कुछ बात कहते हैं कि व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन आता है, आईएएस में भी आता है, पीसीएस में भी आता है। मैक्स वेबर के अनुसार अंडरस्टैंडिंग क्या है, समझ क्या है, बोध क्या है। नेट में भी आता है, बोध या समझ की चर्चा कौन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की चर्चा कौन करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है मैक्स वेबर के अनुसार किसी भी विषय के बारे में सब्जेक्टिव मीनिंग से। सब्जेक्टिव मीनिंग का मतलब क्या है, सब्जेक्टिव मीनिंग का मतलब है व्यक्तिनिष्ठ अर्थ। व्यक्तिनिष्ठ अर्थ का मतलब जब भी कोई कोई काम करता है तो उसके बारे में सही सही अर्थ कौन बताएगा, वही बताएगा जो इस काम को करता है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये हुआ, जैसे सपोज कि विद्यार्थी कॉलेज में आए हैं पढ़ने के लिए, बीए करने के लिए, एमए करने के लिए। आम तौर पे लोग क्या समझेंगे कि बीए में एडमिशन लिया है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन सही मानों में इसका सही अर्थ कौन बताएगा? विद्यार्थी बताएगा कि वो अपने किसी दोस्त के कहने पे उसने बीए में एडमिशन लिया था, इसीलिए ड्रॉप कर दिया। वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए बीए में एडमिशन लिया था कि वो किसी और मकसद से किसी से दोस्ती करने के लिए बीए में एडमिशन लिया था। इट इज सब्जेक्टिव मीनिंग। रियल मीनिंग किसको पता है? आप सपोज कि आपके पास कप का एक सेट ऑलरेडी है घर में, आप एक और कप का सेट लेकर के आए हैं। वजह क्या है भाई? ये एक्शन है। आपने एक काम किया ना, एक्शन के लिए क्या है, आप काम किया, इंटरेक्शन किया, प्रभावित हुए, आप गए। आगे बताऊंगा कि एक्शन में क्या क्या है, क्योंकि सोशल एक्शन में सारी चीजें हैं। एक्शन में क्या क्या होना चाहिए उस पर भी चर्चा होगी मैक्स वेबर के अनुसार। तो कप का एक सेट लाए, जबकि ऑलरेडी कप का आपके पास सेट अवेलेबल है, तो आप क्यों लाए? ये बात कौन बताएगा? ये बात वही बताएगा जो कप का एक सेट लाया। आमतौर पे कप का सेट का मतलब है कि चाय पीने के लिए लाया, लेकिन चाय पीने के लिए तो था ही, तो वो लाया क्यों? तो किसी को ये बात वही बताएगा कि किसको इम्प्रेस करने के लिए कप का एक नया सेट लाया है, पड़ोसी को, उसके यहाँ कोई मेहमान आने वाले हैं, या क्या बात है। समझे? इतने सारे मीनिंग, और भी 10 मीनिंग निकल सकते हैं। मैं कम पे ही इक्तफा कर रहा हूं, उसको सीमित कर रहा हूं। कितने सारे मीनिंग होंगे। और सपोज बहुत साधारण उदाहरण है कि कोई भी स्टूडेंट
क्लासरूम में अपने गाल पे हाथ रखे हुआ है, तो वो अपने गाल पे हाथ क्यों रखे हुआ है, उसकी वजह क्या है? जैसे हाथ रखते हैं ना, ऐसे मान लो टीचर पढ़ा रहा है, वो हाथ रख के, तो कोई बता सकता है कि आखिर वो उस पे हाथ क्यों रखे हुए? बता सकता है ना कि वजह क्या है भाई, गाल पे हाथ क्यों रख रहे? तो अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई अपने गालों पे आप हाथ क्यों रखते हैं, तो इसका जवाब क्या क्या हो सकता है? तो इसका एक जवाब हो सकता है कि वो किसी सोच में हो। दूसरा उसका जवाब क्या हो सकता है, या आमतौर पे लोग क्या सोच सकते हैं कि दांत में दर्द होता होगा, हम सोच रहे हैं। तीसरा आदमी उसका मीनिंग क्या लगाएगा कि फैशन होगा, फैशन के कारण उसने गाल पे हाथ रखा हुआ है भाई। चौथा मीनिंग कोई और क्या सोच सकता है कि हो सकता है अपने ऐब को छुपाने के लिए गाल पे हाथ, वहां पे जख्म हो या कुछ और चीज हो, उसको छुपाने के लिए उसने। पांचवा मीनिंग कोई किसी ने मारा हो और लाल हो, उसको छुपाने के लिए। तो कहने का मतलब देयर आर सो मेनी काउजेस, रीजंस, तो बहुत सारे कारण है, लेकिन सही कारण कौन बताएंगे? सही बात तो वही बताएगा जो गाल पे हाथ रखे हुआ है, कि वो सोच रहा है या ऐप को छुपा रहा है या फैशन बना रहा है, फैशन कर रहा है या स्टाइल कर रहा है या कोई दाग धब्बा छुपा रहा है। ठीक है। मैक्स वेबर का अर्थ, आत्मनिष्ठ अर्थ ये है, रियल अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो व्यक्ति बताएगा कि वो काम क्यों कर रहा है। कोई भी काम, आप बाल्टी उठा रहे हैं, एक्शन है ना। आप साबुन खरीद रहे हैं, उसी कंपनी का क्यों खरीदते हैं? आप शर्ट खरीद रहे हैं तो आप कोचिंग कर रहे हैं, आप क्लासेस कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने यही सब्जेक्ट क्यों लिया? आपने सोशियोलॉजी क्यों लिया, हिस्ट्री क्यों नहीं लिया? व्यक्ति खुद बताएगा। कोई सोच सकता है कि भाई आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं सोशियोलॉजी में, लेकिन उसने तो इसलिए लिया कि उसका दोस्त बोला था। तो रियल मीनिंग मैक्स वेबर के अनुसार वही बताएगा। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है वो कर्ता खुद बताएगा कि वो काम क्यों कर रहा है। वो आज घर में खीर क्यों बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, ये कर्ता खुद बताएगा। मैक्स वेबर का ये कहना है। दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। मैक्स वेबर के अनुसार सही अर्थ, सही अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब कर्ता के अर्थ से उस बात को समझा जाएगा। लेकिन कॉमनली विज्ञान में सभी का अर्थ लिया जाता है। विज्ञान में उल्टा होता है। विज्ञान में क्या होता है? कर्ता का अर्थ नहीं होता है, विज्ञान में सार्वभौमिक होता है। विज्ञान में सार्वभौमिक स्वीकृति होती है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है। तो यहाँ पे मैक्स वेबर ने इस थ्योरी को नकारा है कि सोशियोलॉजी में बिहेवियर का, एक्शन का स्टडी करते हैं और यहाँ पे कर्ता के एक्शन का मीनिंग कर्ता खुद बताएगा। बात समझ में आई? तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? अब सोशल एक्शन की बात करते हैं। सामाजिक क्रिया के बारे में मैक्स वेबर का क्या कहना है? आखिर क्रिया क्या होती है, क्रिया कैसे होती है? आप लोगों के साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि वीडियोस अवेलेबल है, आप इसको बार बार सुने, पॉइंट नोट करें। हर एक वीडियो से कम 2-3 पॉइंट आप नोट करें और आप इन वीडियो को देख करके नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, IAS PCS, और जितने भी आपके BA और MA के हैं सारे सिलेबस कवर होते हैं अब पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। अब जैसे सोशल एक्शन है, तो मैक्स वेबर सोशल एक्शन में क्या कहते हैं? मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया के लिए प्रभावित होना जरूरी है। पहला पॉइंट क्या होना जरूरी है? तो आप सिर्फ पॉइंट लिखेंगे, बाकी आप लेक्चर सुनेंगे और समझेंगे। आपको याद करने की चीज है पॉइंट। इंटरेक्शन होना जरूरी है, अंतःक्रिया, प्रभावित होना और अंतःक्रिया जरूरी है। और मैक्स वेबर का कहना है
भूत, वर्तमान और भविष्य से आपकी क्रिया संबंधित होती है। सामाजिक क्रिया क्या? भूत, वर्तमान और भविष्य से। यानी आप जो सोशल एक्शन कहते हैं वो न्यूट्रल नहीं होती है, वो इंटर रिलेटेड होती है, पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से। कैसे? उदाहरण से समझिए। जब आप कोई काम करते हैं तो वो काम आपका पास्ट यानी भूतकाल से या फ्यूचर से, भविष्य से जरूर जुड़ा होता है। वर्तमान में तो आप हैं ही। कोई भी कार्य चाहे पास्ट में हुआ हो चाहे वर्तमान में, तीनों काल में आपका जुड़ाव होता है, रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शन का, एक्शन का। जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो आईएएस अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या करते हैं? तैयारी करते हैं कंपटीशन की। तो अभी 5 मिनट के बाद तो आईएएस नहीं बनेंगे। कब बनेंगे? भविष्य में बनेंगे ना। तो प्लान कब करते हैं? पहले करते हैं। और आप आईएएस बनने की सोचते हैं। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि जो व्यक्ति भविष्य में कुछ करना चाह रहा है तो प्लान पहले करता है। तो आपका सोशल एक्शन जो अभी होगा वो बात के लिए जुड़ा हुआ है कि नहीं? भविष्य से जुड़ा हुआ है। उसी तरह आपका जो अभी पास्ट है, अगर आप बीए 3rd ईयर में हैं सपोज, तो आपने बीए 1st ईयर जरूर किया होगा, तभी आप बीए 3rd ईयर में है ना। अगर आप एमए 1st ईयर में हैं तो ये यकीनन है कि आपने बीए किया है, तभी आप एमए में हैं। तो आपका भूत आपके वर्तमान से जुड़ा हुआ है और आपका वर्तमान आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको अगर नेट क्वालिफाई करना है या आईएएस करना है तो आपको प्लानिंग अभी बनानी पड़ेगी, यानी एक्शन अभी करना पड़ेगा। एक्शन क्या होता है? पढ़िएगा। आप किसी से प्रभावित हुए, बोल रहा है ना, प्रभावित होना जरूरी है। इंटरेक्शन करेंगे, भूत, वर्तमान, भविष्य से जुड़ा होगा सामाजिक क्रिया। आप प्रभावित होंगे, आपका लक्ष्य हुआ आईएएस बनना, आपका लक्ष्य नेट क्वालिफाई करना, आप तैयारी करेंगे, आप वहां तक पहुंचेंगे एक्शन करके। ठीक है। और तो 2-3 बातें हमने आपको बताई। सोशल एक्शन क्या है मैक्स वेबर के अनुसार, अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक्शन का मीनिंग कौन बताएगा? बताया। अब बताएंगे सोशल एक्शन के टाइप्स, सामाजिक क्रिया के प्रकार की चर्चा मैक्स वेबर ने की। सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं मैक्स वेबर के अनुरूप? मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार हैं। सामाजिक क्रिया के मैक्स वेबर ने 4 प्रकार बताए हैं। कितने? सबसे पहला प्रकार तार्किक क्रिया, लॉजिकल एक्शन कहते हैं, या रेशनल लीगल एक्शन भी कहते हैं। रेशनल लीगल एक्शन, तार्किक क्रिया या वैधानिक क्रिया। इस क्रिया में क्या होता है कि कोई भी काम आप तर्क के आधार पे करते हैं, लॉजिक के आधार पे करते हैं। कोई भी क्रिया कानून के आधार पे करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है और इलाज कर रहा है तो वो तार्किक क्रिया है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना एमबीबीएस किए हुए, बिना डिग्री लिए हुए और इलाज कर रहा है, वो तार्किक क्रिया नहीं है, लॉजिकल एक्शन है। सरकार ने आपका रजिस्ट्रेशन कराया कि आप उस लायक है और आप ये काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, प्रोफेसर है, तो सरकार उसको ऑथराइज्ड की है। अगर कोई व्यक्ति बिना ऑथोरिटी के पढ़ा रहा है कहीं पे भी, वो ऑथराइज्ड नहीं है। समझ में आ रही बात? तो वो रेशनल लीगल एक्शन नहीं है। एक चीज है कि आपके मोहल्ले में कोई पढ़ा रहा है लेकिन सरकार ने उसको ऑथराइज नहीं किया, दोनों में फर्क है। यानी लॉजिकली वो एक्शन काबिले कबूल नहीं है, रैशनल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। समझ में आई बात? बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे अपना ट्यूशन सेंटर खोल देते हैं। तो हो सकता है एक व्यक्ति इंटर पास हुआ हो और बीए को पढ़ा रहा हो। भाई ये कैसे हो रहा है? क्योंकि बच्चे पूछ ही नहीं रहे उनसे।
भाई टीचर जब वहां पढ़ा रहा है और ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका है तो उससे कौन पूछ रहा है, बस आके ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। उसी तरह जैसे एक डॉक्टर है, वो कभी सर्टिफिकेट लिया नहीं, कोई कोर्स नहीं किया, होता है ना। और भाई बहुत सारे डॉक्टर हैं इस तरह का। नीम हकीम खतरे जान, तो नीम हकीम खतरे जान सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, हर पेशे में वो अपना काम कर रहे हैं। वो दे आर प्रोक्लेमिंग दैट आई विल क्रिएट एन IAS। हर गली में, हर मोहल्ले में अपना परचम लहरा रहे हैं कि IAS बनो, आओ पढ़ो। तो सरकार ने ऑथराइज किया रेशनल लीगल एक्शन, कानून के द्वारा जो एक्शन आप करते हैं। अब कोई व्यक्ति गली में जज बन जाए, आओ हमसे न्याय करा लो, अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। हो सकता है भाई आओ हमसे मोहल्ले वाले न्याय करा लो, होगा, क्योंकि लीगली ऑथराइज नहीं है, तार्किक क्रिया नहीं है। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ और सब चीजें तो चल रही है। डॉक्टर साहब बैठ गए बिना सर्टिफिकेट के, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना डिग्री के। मास्टर साहब भी बैठ गए बिना डिग्री से। नोबडी इज आस्किंग, कोई पूछ रहा है? पूछ नहीं रहा है। डॉक्टर साहब भी बहुत फेमस है और मास्टर साहब भी बहुत फेमस है, बट द एक्शन इज नॉट लीगल और रैशनल साइंटिफिक। एक व्यक्ति जो खुद मैट्रिक पास नहीं है लेकिन वो पढ़ा रहा है इंटर वालों को, कैसे होगा? एक व्यक्ति जिसने खुद मेडिकल डिग्री नहीं पास किया लेकिन पढ़ा रहा है। मैक्स वेबर कहते हैं ये रैशनल लीगल एक्शन नहीं है। ओके बात, मैक्स वेबर कहते हैं दूसरा एक्शन का एक प्रकार है परंपरागत क्रिया, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। परंपरागत क्रिया ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति परंपरा के आधार पे करते हैं। परंपरा के आधार पे का मतलब परंपरा से जो चीजें चल रही है, जैसे परंपरागत तरीके से विवाह पर था, जैसे परंपरागत तरीके से जो आप एक्शन करते हैं। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, परंपरागत तरीके से प्यार कर रही है। नमस्कार कर रही है, आपकी परंपरा है। रीति रिवाज, तौर तरीके जो भी परंपरा में बदल चुके हैं, जो काम आप कर रहे हैं परंपरा के आधार पे, आप बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, उसका पांव छूते हैं, ये परंपरा के आधार पे कर रहे हैं। इस तरह की क्रिया, वो क्रिया है ना, आप किसी को नमस्कार कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, परंपरा के आधार पे कर रहे हैं, वो परंपरा परंपरागत क्रिया है, वो क्रिया जो आप कर रहे हैं। और एक है भावनात्मक क्रिया। भावनात्मक क्रिया कि आप जो एक्शन भावना में आकर करके करते हैं, आपकी क्रिया इमोशनल बेस्ड होती है। माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, या जितने भी प्रकार के प्रेम और घृणा से रिलेशन जो होता है वो सब भावना से रिलेटेड है। भावना के आधार पे माँ अपने बच्चे को लेती है या प्रेम करती है, या एक आमतौर पे जो प्रेम संबंध होता है जो भावनात्मक होता है, या आपका जो लगाव होता है पेरेंट्स से, या जिससे भी भावना के आधार पे आप एक क्रिया करते हैं। आप रोते हैं, आप हंसते हैं, जो आपका इमोशन होता है उसके आधार पे बहुत सारे क्रिया होती है, तो भावनात्मक है। और एक होता है अफेक्शनल एक्शन, प्रभावात्मक क्रिया होता है। ये क्रिया आप प्रभाव के आधार पे करते हैं, ठीक है। तो ये रहा कुल मिलाकर के आपका सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार मैक्स वेबर ने की है, और ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न काफी आते हैं। हालांकि मैक्स वेबर का जो पहला प्रकार है लॉजिकल एक्शन, उसको वो अपनी भाषा में जैक रेशनल कहते हैं, ZWECKRATIONAL, जैक रेशनल जर्मन भाषा में कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है नेट में। और दूसरा जो प्रकार है ट्रेडिशनल, उसको वो वाइट रेशनल कहते हैं, ठीक है, WEITRATIONAL, ठीक है। जैक रेशनल और वाइट रेशनल की वो ज्यादा बात करते हैं, तार्किक क्रिया और परंपरागत क्रिया। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे सत्ता की। सत्ता के भी उन्होंने इस आधार पे प्रकार बताए हैं। तो सामाजिक क्रिया समझ में आ गई। आज हमने समझा इस वीडियो में क्या क्या समझा? अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ एन एक्टर, एक कर्ता का सब्जेक्टिव अर्थ क्या है, एक ही अर्थ एक ही काम के कितने मीनिंग हो सकते हैं ये भी समझा, और सामाजिक क्रिया क्या है ये भी समझा, सामाजिक क्रिया के प्रकार को समझा। इन सारों का 2-2, 3-3 पॉइंट आप जरूर नोट करें। और मैं उम्मीद करता हूं आप सबको मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये काम करेंगे तो नेट करना आपके लिए बहुत आसान है सोशियोलॉजी में, ठीक है फिर, थैंक यू।
शक्ति पर्सपेक्टिव में होता है, परिप्रेक्ष्य में होता है, एक टाइम बाउंड होता है, समय की परिस्थिति के अकॉर्डिंग होता है, समय के अनुसार होता है। हो सकता है कि एक समय में अरुण शक्तिशाली है लेकिन दूसरे समय में वरुण शक्तिशाली है। अरुण के पास पैसा है तो पैसे वाले वक्त में, अब होटल में खाना खा रहा है और पैसा देना है, तो उस समय शक्तिशाली कौन होगा? अरुण होगा, वरुण नहीं। अरुण अपने पैसे दिलवा दे रहा है, वरुण ज्यादा होगा। हाँ, वरुण वहां पे, वरुण का वहां पे प्रभाव कम होगा। उसी तरह आप ये देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज कराने, तो डॉक्टर के पास जब आप इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलता है कि अभी आधा घंटा इंतजार करो, अभी दाएं मुड़ो, बाएं बैठो, इधर जाओ, बोलते हैं ना। तो आप वो करते हैं। डॉक्टर बोलता है सुबह दवाई खाना, शाम को खाना, आप सारी बात डॉक्टर की मानते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि डॉक्टर अभी का भी आपको देख ले, लेकिन डॉक्टर कहता है आज नहीं देखेंगे, आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल देखेंगे, फिर आपको कल आना पड़ता है मजबूरी में। आप चाहे कितने पैसे वाले हैं, कुछ भी है, लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। तो उस परिस्थिति में डॉक्टर शक्तिशाली है और आप कमजोर हैं, मरीज। एक दूसरे उदाहरण के साथ, जैसे एक टीचर है और एक स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है, वहां पे भी टीचर शक्तिशाली है, क्योंकि टीचर जो कहता है आपको वो करना मजबूरी भी है और आपका एक्सेप्टेंस भी है, ऑबिडियंसी भी है। कई चीजों को हम सामने रख करके देखते हैं, क्योंकि आपको सफल होना है जीवन में, आपको BA MA करना है अच्छे से, टीचर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप ऐसे करें, ये पढ़ाई करें, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे करें, आप खेल पे ध्यान ना दें। तो आप जो चीज कहा जाता है टीचर के द्वारा और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब पावरफुल कौन है? टीचर पावरफुल है। तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग भी होता है। जैसे पिता और बच्चों के बीच में कौन पावरफुल है? पिता पावरफुल है। तो पावर सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट, एक हमेशा पावर जो है हमेशा एक जगह संरक्षित नहीं होता, बल्कि डिसेंट्रलाइज होता है, विकेंद्रीकरण होता है। पावर जो है, पावर में मोबिलिटी होती है, पावर गतिशील है, पावर एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन भी होता है। अब एक समय में अरुण पावरफुल था, पैसा ज्यादा था, तो वरुण भी कमा के शक्तिशाली हो सकता है। तो पावर को कई पोजीशन से देखा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन नेट में भी आते हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं शक्ति क्या है, इसके विभिन्न प्रारूप को समझाएं, शक्ति किन किन तरह से होती है। ठीक है, तो शक्ति निष्कर्ष में ये है कि काम कराने लेने की क्षमता, चाहे जिस तरह से हो, चाहे बल प्रयोग करके हो, चाहे प्यार से हो। प्यार से करो तो कहते हैं लोग, जैसे भी तुम्हें करना है भैया, पैसा लेके करो, प्यार से करो या दुलार से करो, बात जैसे मानना है, लेकिन मेरा काम होना चाहिए। कितना पैसा चाहिए? ऑफिस में गया आदमी, काम करा दिया, तो कहीं पे भी तो शक्ति और इस समय के अनुसार होता है, परिस्थिति के अनुसार होता है, और शक्ति रिलेटिव होता है, रिलेटिव होता है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो अंतिम सबसे शक्तिशाली है। कोई व्यक्ति आपके सामने शक्तिशाली है तो किसी और के सामने वो शक्तिहीन है, कम शक्तिशाली है। शक्तिहीन शक्तिशाली करके कुछ नहीं होता, कम शक्तिशाली ज्यादा शक्तिशाली। हो सकता है कि आप में से कोई अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई और शक्तिशाली होगा, और उससे भी ज्यादा कोई और शक्तिशाली होगा। तो शक्ति सापेक्षिक है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना, तो पावर रिलेटिव है। पावर जो है रिलेटिविटी है, पावर में एकदम एक्यूरेसी नहीं होती पावर में कि यही है शक्तिशाली। एक समय में हो सकता है वहां पे सबसे कम शक्ति होगी उनकी उस परिस्थिति में। तो तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है, परिस्थिति, टाइम के अकॉर्डिंग शक्ति, और रिलेटिव सापेक्षिक होती है शक्ति। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे कि मैक्स वेबर क्या कहते हैं पावर के बारे में और ऑथोरिटी के बारे में। मैक्स वेबर कहते हैं कि
देखिए अब ऑथोरिटी को समझ लीजिए, कई बार पावर और ऑथोरिटी में अंतर आ जाता है। अंतर बताएं, शक्ति और सत्ता में अंतर क्या है और सत्ता के प्रकार बताएं, ये प्रश्न आता है। और ये नेट में भी आता है, एमए में भी आता है, आईएएस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो नेट में ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो पावर तो आप समझ गए, पावर को जब कानून से जोड़ दिया जाता है, संविधान से जोड़ दिया जाता है, तो वो सत्ता हो जाती है। समझ में आए बात? जैसे अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शक्तिशाली है, लंबा चौड़ा मजबूत है, लेकिन अभी उसकी शक्ति ऑथोरिटी से नहीं जुड़ी है, कानून के एतबार से वो शक्ति उससे नहीं जुड़ी, लेकिन जैसे उसकी भर्ती पुलिस में हो जाएगी तो वो उसके पास सत्ता हो जाएगा। जैसे पुलिस डंडा किसी को मार सकता है, क्यों? उसको ऑथोरिटी मिल गई। लेकिन एक व्यक्ति उतनी शक्तिशाली है, जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, क्या रोड पे डंडा मारेगा किसी को? लेकिन पुलिस मारेगा, ठीक है, नियम से ही मारेगा तो मारेगा। तो अब उसको सत्ता आ गई। सत्ता का मतलब कानून से शक्ति मिल गई। शक्ति इंडिविजुअल है, लेकिन सत्ता गवर्नमेंट और कानून से अगर आपको शक्ति मिल जाती है, वही शक्ति अगर कानूनी एतबार से मिल गई तो आप सत्ता हो गए। आप एक और उदाहरण से समझ लीजिए। सपोज के कोई व्यक्ति टीचर है, पढ़ा रहा है ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन, लेकिन सरकारी टीचर बन गया। तो सरकारी टीचर बन गया तो उसको सरकारी टीचर की सत्ता हासिल हो गई। समझ में आ रही बात? अब वो जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहा है तो वो गवर्नमेंट टीचर है और मोहर लग गया। और एक चीज बताइए, जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उससे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। वो प्राइवेट जो स्कूल का टीचर है या ट्यूशन पढ़ा रहा है, वो कैरेक्टर बना सकता है? आपका नहीं बना सकता है ना। तो उसको सत्ता मिल गई कि ये बच्चों का कैरेक्टर बता सकता है। बच्चों का कैरेक्टर कौन बताता है? जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, जो आप 6 महीने का, 1 साल का, कि इनका कैरेक्टर अच्छा है, जैसे बोलते हैं ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाइए, तो कहां से लाएंगे? तो वो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उसमें प्रोफेसर भी होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं वो तो नहीं कर सके। तो ये सत्ता हो गई उनकी। जैसे प्रिंसिपल की सत्ता, सरकारी प्राचार्य की सत्ता। अब वो जो भी काम कर रहा है कॉलेज में, वो इस सत्ता के आधार पे कर रहा है। लेकिन प्राइवेट स्कूल का जो प्राचार्य काम कर रहा है, वो शक्ति के आधार पे कर रहा है, सत्ता के आधार पे नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको सत्ता हासिल नहीं है, शक्ति हासिल। जैसे एक जज है, तो जज कानूनी एतबार से उसको जज की शक्ति मिली और फैसला सुनाता है। ऐसा नहीं कोई भी आदमी एक अदालत कायम कर रहा है और फैसला सुना रहा है। तो शक्ति और सत्ता में ये फर्क है। जैसे मान लिया कि पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में आ गई, इसलिए बोलते हैं, जब कानून से वो प्रधानमंत्री हो गया, कानून से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, तो उसको कानून का पावर आ गया। अब वो चाहे तो स्कूल कॉलेज बंद करवा दे कोरोना की वजह से, चाहे तो खुला रखे, क्योंकि उसके पास सत्ता है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता ग्रहण नहीं की है, इसके पास सिर्फ शक्ति है, वो करवा नहीं सकती कुछ। बात समझ में आई? यानी शक्ति में जब शक्ति कानूनी रूप ले लेता है, या शक्ति को कानूनी जामा पहना दिया जाता है, तो वो सत्ता कहलाती है। यानी शक्ति आपका इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाता है, मान्य हो जाता है सार्वभौमिक रूप से। सब लोग आपको स्वीकार करने लगते हैं। अब सपोज एक प्रोफेसर है कॉलेज का, उसको सब लोग स्वीकार करने लगेंगे, सरकारी कॉलेज का है, और एक टीचर है जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा है, उसको सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारी, उसी तरह सरकारी जज को तो सब स्वीकार करेंगे ना कि भैया ये तो जज है ही। कोई आदमी खुद से घोषित कर दे कि मैंने भी एक अदालत बनाई है और मैं भी जज हूं, कोई नहीं मानेगा। इसका मतलब है कि पूरा समाज उसको स्वीकार करता है। अब जैसे प्रधानमंत्री की सत्ता,
किसकी सत्ता है? वैधानिक सत्ता है, कानून से प्राप्त है। अब कोई और आदमी कहे नहीं मैं भी रहूंगा एक और प्रधानमंत्री, चलेगा काम? नहीं चलेगा। तो जब तक कानून से आपको शक्ति नहीं मिलती है, सत्ता प्राप्त नहीं होती है। शक्ति कानून से मिल जाती है, कानून से मिल जाती है। तो कोई उसी के दम पे, उसी के पावर पे, जो कानून का पावर है, पुलिस डंडा लेके अपना काम करती है। डंडा से करे या इशारे से करे। अब आप जाकर के आप भी खड़े हो जाए चौराहे पे और लोगों को बताने लगे इधर जाओ उधर जाओ, तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको शक्ति प्राप्त नहीं हुई। तो कानूनी शक्ति जब आपको प्राप्त होती है तो सत्ता कहलाती है। और जब आप प्राइवेट शक्ति आपके पास होती है, कानूनी नहीं होती, तो वो शक्ति रहती है। जैसे आप शक्तिशाली हैं, आपके पास है, आपके जिस्म में बहुत ताकत है, आपने जिम किया हुआ है, आपके पास पैसा है तो पावर है आपके पास है। तो अब हम बात कर रहे हैं आपको ऑथोरिटी के टाइप्स की, सत्ता के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी। सत्ता के प्रकार के बारे में मैक्स वेबर का कहना है कि सत्ता के 3 प्रकार है। 3 प्रकार है। सबसे पहली सत्ता है परंपरागत सत्ता, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल ऑथोरिटी। ट्रेडिशनल ऑथोरिटी, परंपरागत सत्ता। और दूसरी सत्ता है कानूनी सत्ता या तार्किक सत्ता भी कहते हैं इसको, लीगल ऑथोरिटी। रैशनल ऑथोरिटी भी कहते हैं इसको, रैशनल लीगल ऑथोरिटी, यानी कानूनी सत्ता अर्थात तार्किक सत्ता। और तीसरा प्रकार है कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी, चमत्कारिक सत्ता, चमत्कारिक सत्ता। तो सत्ता के कह रहे समाज में सत्ता विभिन्न प्रकार की होती है, जो समाज द्वारा दी गई होती है, स्वीकृत होती है, मान्य होती है। समाज, देखिए कानून 2 तरह का, एक तो सोशल एक्सेप्टेंस, समाज से स्वीकृति मिलती है, ये भी सामाजिक कानून है। ये कानून तो आधुनिक वर्ड है ना, लेकिन सत्ता तो हजारों साल से है। जैसे पिता की सत्ता, तो जैसे पहला था परंपरागत सत्ता। तो परंपरागत सत्ता वो सत्ता है जो समाज परंपरा के आधार पे देता है, और परंपरागत रूप से देता है, हमेशा से देता आ रहा है, परंपरागत सत्ता। जैसे पिता को जो मिली हुई है सत्ता, अब पिता को जो सत्ता मिली हुई है वो भी तो कानूनी सत्ता है, एक तरह से समाज दिया है उसने, लेकिन परंपरागत आधार पे दिया है। परंपरा के हजारों साल से देता आ रहा है। पिता को यह अधिकार कैसे है कि वो अपने बच्चे को कहे कि 1 गिलास पानी दो। कभी बच्चा तो नहीं कहता है ना कि 1 गिलास पानी दो पिता को, क्यों कहता है? कि वो सत्ता प्राप्त है। पिता अपने मतलब बेटा बेटी को, अपने बच्चे को कहता है कि ये काम करो, घर साफ करो, झाड़ू दो। कभी बच्चे कहते हैं पिता को कि आप झाड़ू दो या आप पानी लेके आओ? नहीं कहते ना, क्योंकि परंपरागत रूप से सत्ता पिता को मिली हुई है और सर्वमान है। कोई भी समाज में आपके पिता को समाज ने दिया है ये सत्ता, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उसको स्वीकृति नहीं मानेंगे, तो पूरा समाज आप पे दबाव डालेगा। ये सामाजिक स्वीकृति परंपरा के आधार पे मिली हुई है, कोई आज से नहीं मिली हुई है। तो अगर यकीन मानिए कि अगर आप में से कोई अगर पिता की बात नहीं मानते हैं, यानी पिता की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो समाज क्या करेगा? समाज आपको बुरा मानेगा, मानेगा कि नहीं? और कहेगा कैसे हैं भाई, पिता की बात को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो परंपरागत सत्ता, परंपरा के आधार पे, जैसे माता पिता की सत्ता, जैसे परंपरा के आधार पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। परंपरागत रूप से गांव का मुखिया होता था, वो सत्ता। और जो परंपरागत जमाने में होता था, उस जमाने में तो भाई इलेक्शन नहीं होता था ना। दूसरा प्रकार है रैशनल लीगल अथॉरिटी, तार्किक और कानूनी सत्ता। कानून के द्वारा जो सत्ता आपको प्राप्त होती है, उस सत्ता को कानूनी सत्ता या तार्किक सत्ता कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके जज बन गया, और जज बन गया और उसको सत्ता प्राप्त हुई। कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके प्रिंसिपल बन गया, कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया, तो वहां शक्ति और सत्ता प्राप्त हो गई। कोई व्यक्ति पढ़ लिख के इंस्पेक्टर बन गया, पुलिस में चला गया, आर्मी में चला गया, तो
अब वो उसकी बात सामने वाला मान रहा है, उसको जो सत्ता प्राप्त है वो कानूनी और तार्किक सत्ता जो दूसरे प्रकार की है। तो पहले प्रकार की परंपरागत सत्ता, दूसरा तार्किक या कानूनी सत्ता, और तीसरा है करिश्मेटिक पावर अथॉरिटी। करिश्मेटिक करिश्मा के आधार पर मिलता है। करिश्मा कभी कभी होता है जैसे इंसान के अंदर कुछ विशेष योग्यता होती है, विशेष परिस्थिति में कुछ विशेष लोगों का नेतृत्व ऐसा होता है कि उभर के सामने आ जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी की सत्ता। महात्मा गांधी जब भारत आए तब तक उनको कोई नहीं जान रहा था। 1915 में साउथ अफ्रीका से आए थे, लेकिन चंपारण में किसी को पता चला कि एक वकील साहब आए हैं, वकीलों की जरूरत पड़ती थी। भाई इतना लोगों को पता था कि एक व्यक्ति लंदन से आया है, कोई इस नाम का व्यक्ति। तो चंपारण में बुलाया गया उनको। चंपारण में उनको बुलाया गया कि थोड़ा मेरी मदद कर दीजिए, कानूनी तौर पे आप वकील हैं, कैसे वहाँ जो है नील की खेती अनिवार्य रूप से करा दिया गया था, तो और लगान जो है ना ज़्यादा वसूला जाता था, बहुत दिक्कतें थी, तो इसको कैसे निपटारा किया जाएगा। आज भी पढ़े लिखे को बुलाते हैं ना आपके, भाई कोई काम करना है या कुछ भी है तो पढ़े लिखे की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने कहा कि भाई भूख हड़ताल करो, असहयोग आंदोलन करो। असहयोग, गवर्नमेंट को कॉपरेट बिल्कुल मत करो। और ये चीज इत्तेफाक की बात है कि सफल हो गया ये परीक्षण, और सफल हो गया तो महात्मा गांधी हीरो हो गए। एक ही रात में, एक ही दिन में पूरा भारत उनको जान गया कि एक व्यक्ति आया अंग्रेज को हरा दिया। अब अंग्रेज को उस समय में कोई हरा दिया तो इतनी बड़ी बात है। तो दिस इज कॉल्ड करिश्मेटिक। कोई ऐसा आप काम भीड़ में कर जाते हो और भीड़ में आप नेता बन जाते हो। जैसे बहुत सारे लोग जो है 1977 में भीड़ में नेता बन गए थे, छात्र नेता से उभरे थे, जैसे रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव। ये लोग स्टूडेंट लाइफ से नेता बने और करिश्मेटिक लीडर बने। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो करिश्मा के आधार पे और जादुई शक्ति के आधार पे, उनके अंदर कुछ विशेष योग्यता के आधार, भीड़ से कोई व्यक्ति नेतृत्व करना शुरू कर दिया और लोगों ने उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की सत्ता को कैरिस्मेटिक लीडर कहते हैं, चमत्कारिक सत्ता। तो सत्ता तीन प्रकार की कौन कौन है? सबसे पहला परंपरागत सत्ता, तार्किक सत्ता और चमत्कारिक सत्ता। और ये सब अलग अलग प्रक्रिया है। कोई भी सत्ता अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होती, हर सत्ता अपने रिलेटिव होती है और परिस्थिति जनक होती है। हमेशा चमत्कार नहीं होता, चमत्कार भी कभी कभी होता है। उसके बाद जो शक्ति मिलती है, सत्ता मिलती है, उसको बोलते हैं चमत्कारिक सत्ता। फिर जरूरी नहीं कि बार बार चमत्कार हो उस व्यक्ति के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की है जो चमत्कारिक आधार पर किया है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। जर्मन विचारक मैक्स वेबर, आपको मैं बता दूं 1864 से 1920 तक का इनका काल है। और ये कार्ल मार्क्स के स्वदेशी हैं, कार्ल मार्क्स के विरोधी भी हैं, एक ही देश के हैं। कार्ल मार्क्स जहां आर्थिक निर्धारणवाद को मानते हैं, अब एक ही आयाम को मानते हैं, एकलवादी हैं, वहीं मैक्स वेबर आर्थिक आधार को ही नहीं बल्कि कहते हैं कि समाज का कोई भी आधार, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, कोई भी विचारधारा, धर्म, संस्कृति, किसी भी विचारधारा को प्रभावित कर सकता है। यानी ये बहुलवादी है। तो ये आलोचक भी हैं कार्ल मार्क्स के, जर्मनी के हैं, और इनके भी काफ़ी सिद्धांत हैं। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत देखते हैं, इन ब्रीफ में इनको देखा जाए कि इनके क्या क्या कारनामे हैं। तो सामाजिक, और इनसे काफ़ी क्वेश्चन आता है। समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं का संबंध का अध्ययन इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान माना है। व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान का मतलब सब्जेक्टिव मीनिंग है। यानी मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कर्ता जो काम करता है वो क्यों करता है, यह कर्ता ही बताएगा। इस बात को, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति गाल पे हाथ रखे हुआ, तो गाल पे हाथ वो क्यों रखा है, सामने वाला 4 मीनिंग निकाल सकता है। सामने वाला ये कह सकता है कि सर में दर्द होगा,
दांत में दर्द होगा, लेकिन क्यों वो रखे हैं, कोई फैशन से रखा है, कोई बात है, ये बात तो व्यक्ति बताएगा। आत्मनिष्ठ अर्थ, सब्जेक्टिव मीनिंग का मतलब यही हुआ, और इसी को फोकस करते हैं। अब बोलते हैं कि जब तक, यही है व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान, कि जब तक आप कर्ता के अर्थ में उस सामाजिक क्रिया को नहीं समझेंगे, तब तक आप सही अर्थों में समाजशास्त्र को नहीं समझेंगे। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान, यानी कर्ता के हिसाब से, यानी सब्जेक्टिव मीनिंग के हिसाब से समझने का। अब समझिए सामाजिक क्रिया क्या है। तो सामाजिक क्रिया को के वो 3-4 कैरेक्टर बताते हैं कि सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण होती है। अर्थपूर्ण का मतलब समझ गए, सब्जेक्टिव मीनिंग, कर्ता का अर्थ। और सामाजिक क्रिया में बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जुड़ा होता है। सामाजिक क्रिया अतीत, वर्तमान और भविष्य के व्यवहारों से प्रभावित होती है। कोई भी सामाजिक क्रिया बिना इससे नहीं होती। मान लिया आप बीए कर रहे हैं, तो इंटर किए हैं तभी तो बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीए किए हैं, तो पास्ट से जुड़ी हुई है। और सामाजिक क्रिया देखिए, सभी तरह की बाह्य क्रियाओं को सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते। सामाजिक क्रिया के लिए दूसरे व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क होना ज़रूरी है, उसके बाद प्रभावित होना ज़रूरी है। सामाजिक क्रिया में एक दूसरे का, बोलते हैं मैक्स वेबर, प्रभावित होना ज़रूरी है। लक्ष्य के संबंध में तर्कपूर्ण क्रिया, ये सामाजिक क्रिया का एक कैरेक्टर है, ठीक है, जो गोल से रिलेटेड होता है। दूसरा है गोल ओरिएंटेड, एक है वैल्यू ओरिएंटेड, ठीक है। इसको लॉजिकल तार्किक क्रिया भी इसी को कहते हैं, ये ध्यान में। तर्कपूर्ण क्रिया यानी इसमें लक्ष्य और साधन में तालमेल होता है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति कुछ काम करना चाह रहा है और उसके लक्ष्य के अकॉर्डिंग कर रहा है। और ये क्रिया है वैल्यू ओरिएंटेड, मूल्य के आधार पे कर रहे हैं। भाई ये परंपरागत मूल्य है किसी काम को करने का। समाज में जैसे मान लिया किसी जहाज का कप्तान जब अपने डूबते हुए जहाज के साथ स्वयं भी डूब जाने का निर्णय लेता है, तो उसकी एक क्रिया क्या है, विशेष मूल्य से संबंधित है। इस तरह की क्रिया होती है। उसके बाद भावनात्मक क्रिया, इमोशनल अफेक्शन एक्शन या इमोशनल एक्शन, जैसे माँ अपने बेटे को प्यार करती है, कोई एक दूसरे को, मित्र का प्यार करना एक दूसरे से। उसके बाद परंपरागत क्रिया, पिता को नमस्कार करना, दादा को नमस्कार करना, इस तरह की जो अतिथि सत्कार करना, ठीक है, इस तरह की जो क्रिया है वो परंपरागत क्रिया है। तो ये रहा कुल मिला करके। तो कौन कौन सी बात है, प्रभावित होना, सामाजिक अंतः क्रिया, वर्तमान भविष्य और भविष्य, वर्तमान और पूर्व से जुड़ा हुआ होता है, ये चीज़ है। वर्स्टेन, ये समझिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वर्स्टेन वही है, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, व्याख्यात्मक बोध। व्याख्यात्मक बोध क्या हुआ, सब्जेक्टिव मीनिंग। जब कोई करता, देखिए एक्शन जब करता है तो एक्शन कितने तरह के हैं, तार्किक, परंपरागत, मूल्यांकनात्मक, भावनात्मक, जो 4 तरह के अभी बताया आपको। ये सारी क्रिया करता है। उन सारी क्रिया करने में मैक्स वेबर का कहना है कि कर्ता का अर्थ बहुत ज़रूरी है। उसी अर्थ को वो कहते हैं बोध, अंडरस्टैंडिंग। कर्ता का अभिप्राय क्या है, कोई काम कर्ता क्यों कर रहा है, कर्ता ने महाविद्यालय में किसी विद्यार्थी ने एडमिशन क्यों लिया, क्या वो बीए करना चाह रहा है, एमए करना चाह रहा है, या कोई और मीनिंग है। तो सब्जेक्टिव मीनिंग का बहुत बड़ा रोल है। किसी पार्टी में आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पार्टी में जाने की वजह क्या है, किसी से मिलना है या खाना खाना है या क्या है। तो ये है कर्ता का असल मीनिंग, ठीक है। वेबर ने 2 मुख्य प्रणालियों का उल्लेख किया, विवेकपूर्ण बोध, रैशनल अंडरस्टैंडिंग, जो लॉजिकल होता है, और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, जो भावना पे आधारित होता है, ठीक है। ये नेट में आता है, इस तरह के क्वेश्चन आप ज़रूर कर लेंगे। तो वर्स्टेन ये रहा, वर्स्टेन उनकी पद्धति है। आइडियल टाइप भी उसी तरह से उनकी एक साइंटिफिक मेथड है। अब आइडियल टाइप क्या है उसको आप समझ लीजिए ब्रीफ में। आइडियल टाइप देखिए, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के अध्ययन के दौरान, मैक्स वेबर ने सत्ता के अध्ययन के दौरान आदर्श प्रारूप की चर्चा की है। सत्ता का आदर्श प्रारूप बनाया और सामाजिक क्रिया का आदर्श प्रारूप बनाया। तो आदर्श प्रारूप एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन है। मैक्स वेबर बोलते हैं कि तुलना करो। देखिए याद कीजिए, इमाइल दरखाइम भी बोलते हैं, अगस्ट कॉम्ट भी बोलते हैं तुलना करो। तो मैक्स वेबर कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन।
अब जैसे सामाजिक क्रिया को 4 हिस्से में बांट के अध्ययन किया, इसी को वो बोलते हैं, इनका नाम डालते हैं आदर्श प्रारूप। तो आदर्श प्रारूप कोई आदर्श नहीं है बल्कि एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन है, और इसमें वो क्या कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव मीनिंग पर ज़्यादा जोर देते हैं। कहते हैं वैज्ञानिक अध्ययन तभी होगा जब कर्ता के सही अर्थ को जानेंगे। अब आदर्श प्रारूप की विशेषता को आप देख लीजिए। आदर्श प्रारूप स्वयं में कोई सिद्धांत न होकर अध्ययन की केवल एक प्रणाली है, कोई सिद्धांत नहीं है, अध्ययन करने का एक तरीका है, तुलनात्मक अध्ययन। आदर्श प्रारूप कुछ तर्कपूर्ण और सुसंबद्ध व्यवहारों की एक श्रेणी है। देख लीजिए, श्रेणी बनाना यानी कुछ क्लास बनाना। वेबर्स के अनुसार आदर्श प्रारूप कोई ऐसी सैद्धांतिक परिकल्पना नहीं है। आदर्श प्रारूप की प्रकृति औसत भी नहीं है, ठीक है, ये औसत नहीं है बल्कि ये तुलना है। आदर्श प्रारूप का निर्माण करना स्वयं में एक लक्ष्य नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति अथवा क्षेत्र से संबंधित आदर्श प्रारूप एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। इनको आप कर लेंगे और लिख लीजिए पॉइंट। तुलना के एक घटक के रूप में आदर्श प्रारूप की प्रकृति बहुत कुछ स्थायी होती है, ठीक है। एक आदर्श प्रारूप का निर्माण करने वाले तत्व आदर्श प्रारूप की प्रत्येक विशेषता से संबंधित न होकर केवल कुछ अधिक महत्वपूर्ण अनिवार्य विशेषताओं से संबंधित है। तो ये सब है कुल मिलाकर के आदर्श प्रारूप पहला प्रकार घटनाओं के वर्गीकरण के लिए होता है और एक व्यवस्थित आधार प्रदान करता है। पहले वर्गीकरण कीजिए जिस चीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं, वो मैक्स वेबर बोलते हैं। आदर्श प्रारूप का दूसरा प्रकार उन कारकों को ज्ञात करना है। ये प्रकार है, 3 प्रकार उन्होंने आदर्श प्रारूप के बताए हैं। इसको आप पहला प्रकार क्या है? घटनाओं का वर्गीकरण। दूसरा प्रकार उन कारकों का ज्ञात करना, कारकों का ज्ञात करना जो आदर्श दशाओं में उत्पन्न होने वाले विचलन की प्रकृति और सीमा को स्पष्ट करती है। तीसरा आदर्श प्रारूप का तीसरा जो प्रकार है सैद्धांतिक विश्लेषण से संबंधित है। तो ये है कुल मिलाकर के मैक्स वेबर का। और धर्म का समाजशास्त्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्स वेबर ने रिलीजन पे काफ़ी काम किया है। उनकी पुस्तक है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें एक्चुअली मैक्स वेबर देखिए कार्ल मार्क्स के स्वदेशी थे। कार्ल मार्क्स इकोनॉमी को सब चीज़ मानते हैं, मैक्स वेबर इकोनॉमी को सब चीज़ नहीं मानते। मैक्स वेबर ने पाया अपने अध्ययन के दौरान कि धर्म और विचारधारा और मूल्य के कारण समाज में बदलाव आता है, और कहा प्रोटेस्टेंट धर्म के एथिक्स और विचार पूंजीवाद का जनक है, पूंजीवाद को के स्पिरिट को बढ़ाता है। तो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का मतलब हुआ प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार जो है, विचार ऐसे हैं जो पूंजीवाद को। तो उन्होंने विश्व के 6 बड़े धर्मों का अध्ययन किया, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ठीक है, और बुद्ध, जैन। इन सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद इस किताब प्रोटेस्टेंट एथिक एंड कैपिटलिज्म में अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि दुनिया में पूंजीवाद का विकास जहाँ जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म रहा है वहाँ वहाँ पूंजी का उत्पन्न हुआ है, और पूंजी की उत्पन्न इन विशेषताओं को निम्न रूप से समझ सकते हैं। व्यवसाय की व्यवस्था का वैज्ञानिक ढंग, उत्पादन प्रणाली में वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग वो लोग लगाते हैं। वैज्ञानिक नियम क्या है इसके पीछे, मुक्त श्रम तथा मुक्त व्यवसाय इनके महत्वपूर्ण बिंदु है। व्यवसाय तथा बिक्री के लिए संगठित बाजार, ये मतलब एक बाजार व्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था को बता रहे हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार देखिए आखिर क्या थे जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट धर्म में और पूंजीवाद में सहसंबंध है। अब पूंजीवाद इतना डेवलप हुआ जहाँ जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म ये साबित करना चाह रहे हैं परंपरागत मूल्यों से तर्कपूर्ण मूल्यों की स्थापना। वेबर द्वारा बताया गया प्रोटेस्टेंट धर्म के इन आचारों को समझकर ही उनके पूंजीवाद के विकास से संबद्ध ज्ञात किया जा सकता है। परंपरागत मूल्यों से तर्कपूर्ण मूल्यों की स्थापना करते हैं। उसके बाद कार्य के प्रति रचनात्मक विश्लेषण, मुक्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ साल्वेशन जो है ना वो देते हैं पूंजी में है कि जितना जो पैसा कमाएगा वही उसी को मुक्ति मिलेगी। जबकि दूसरे धर्मों में आप ये देखिए वो कहते हैं कि जितना मतलब इकोनॉमी को छोड़ेगा वो ईश्वर के करीब होगा, यहाँ उल्टा है। इसीलिए ऋण के लिए ब्याज के प्रति नवीन दृष्टि, कहा कि ब्याज में पैसा कमाना बुरी बात नहीं है कैथलिक प्रोटेस्टेंट धर्म, जबकि कैथलिक इसके उल्टा थे, ब्याज को अपराध मानते थे। तो इसीलिए प्रोटेस्टेंट धर्म विकसित हुआ। नशे पर प्रतिबंध है प्रोटेस्टेंट धर्म में।
जबकि और सब धर्मों में नशे खूब चल रहे हैं। तो ये कहना है। साक्षरता तथा सीखने को प्रोत्साहन है। प्रोटेस्टेंट धर्म में खूब पूंजी को बढ़ाने के लिए साक्षरता की जरूरत पड़ती है। अवकाश का बहिष्कार, छुट्टी नहीं लेते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग छुट्टी नहीं लेते। प्रोटेस्टेंट वैराग्य में भी नहीं जाते हैं। वो कहते हैं बस कमाओ, जितना कमाओगे उतना ज़्यादा स्वर्ग मिलेगा। तो इस तरह से कारण और परिणाम है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का। लेकिन इसकी आलोचना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जहाँ पे भी क्या कह रहे हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म रहे वहीं पूंजी विकास हुई। जहाँ जैसे भारत में अग्रवाल है, जापान में कहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म है, बौद्ध धर्म है, कैपिटल काफ़ी है। उसके बाद आप ये देख लीजिए भारत में अग्रवाल लोग, भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज़, भारत में उसके बाद आप देखिए बहुत सा सऊदी अरब में बहुत सारे लोग कैपिटलिस्ट हो गए। तो ये इस बात की आलोचना है कि प्रोटेस्टेंट धर्म ही एकमात्र धर्म है जिसको अपनाएगा। तो उनका कहना है कि कुछ लोग जो प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाए तो पूंजीपति हो गए, अमीर हो गए। कुछ लोग जो प्रोटेस्टेंट धर्म जहाँ पे थे वो लोग अमीर थे। तो ये एक गलत धारणा है, ये इनकी आलोचना है। हेलो, यहाँ हम लोग मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा को देख लेंगे। मैक्स वेबर ने सत्ता का अध्ययन क्यों किया, एक नज़र देखिए सत्ता का अध्ययन इसलिए किया कि सबसे पहले तो शक्ति और सत्ता को समझिए। शक्ति और सत्ता क्या है? शक्ति को वैधता प्रदान हो जाती है तो वो सत्ता कहलाती है। जैसे सपोज के पुलिस की सत्ता, जैसे सपोज जज की सत्ता। अब मान लो कोई व्यक्ति प्राइवेट में पुलिस तो नहीं हो सकता ना, लेकिन अथॉरिटी मिल गई, यानी उसको सैंक्शन, सोशल सैंक्शन मिल गया, यानी एक वैलिडिटी मिल गई शक्ति को, तो वो सत्ता बन जाती है। अब सत्ता का अध्ययन इन्होंने इसलिए किया कि सत्ता के आधार पे व्यवहार और संबंध बनते हैं, संबंधों का निर्धारण। इसीलिए समाज में उन्होंने सत्ता का अध्ययन करना ज़रूरी समझा। और सत्ता के कई प्रकार होता है कि सत्ता के पहले प्रकार में उन्होंने कहा वैधानिक सत्ता। ये वैधानिक सत्ता वो सत्ता है जो कानून के द्वारा प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आता है, इसको रैशनल लीगल अथॉरिटी बोलते हैं। जैसे मान लिया जज की सत्ता, प्रिंसिपल की सत्ता, डीजीपी की सत्ता। दूसरा है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता जो परंपरा से मिलती है, जैसे पिता की सत्ता, ब्राह्मण की सत्ता, ये सारी सत्ता परंपरा के आधार पे है। पिता जो अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा है वो परंपरा के आधार पे करता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा प्रकार जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने चमत्कारिक सत्ता की बात की, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी की बात की। ये सारे क्वेश्चन नेट में आते हैं। चमत्कारिक सत्ता वो है जो व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता के आधार पे न तो उसको कानून से मिलता है और न तो उसको परंपरा से मिलती है, बल्कि अपनी योग्यता, क्षमता के आधार पे उसको बना लेता है। जैसे महात्मा गांधी हुए और बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो अपनी सत्ता जो है ना अपनी सत्ता को स्वीकार करवा लिया लोगों से। तो ये चीज़ें हैं। और ब्यूरोक्रेसी को भी जानना जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी क्या है, थोड़ा एक नज़र समझ लेते हैं। अधिकारी तंत्र जो है ना, ये आधुनिक युग का आपके आधुनिक शासन प्रणाली की एक विशेषता है और इसमें तार्किक सत्ता पाई जाती है। इनकी कुछ विशेषता को अधिकारी तंत्र के 4 पक्षों को स्पष्ट किया। अधिकारी तंत्र के विकास के ऐतिहासिक कारण भी है। उसके बाद कार्य प्रणाली में वैधानिक शासन का प्रभाव होता है। इसमें इस पर आप ध्यान दे दीजिए। पैतृक शासन की कार्य प्रणाली और उसके बाद आधुनिक विश्व में अधिकारी तंत्र के लक्षण क्या क्या हैं, वो उसको हम लोग एक बार इसको देख लिया जाए। आखिर अधिकारी तंत्र क्या है? सबसे पहले इसका अध्ययन जो है ना मैक्स वेबर ने किया और मैं इसकी विशेषता को समझता हूँ। अधिकारी तंत्र के अंतर्गत सरकारी काम निरंतरता के आधार पर किया जाता है। अधिकारी तंत्र के अंतर्गत प्रत्येक कार्य पूर्व निश्चित नियमों के अनुसार होता है। अब इसको आप एक्सप्लेन, हर काम नियम से होता है, कोई काम बिना नियम नहीं होता है। जैसे बैंक में, रेलवे में, संपूर्ण अधिकारी तंत्र में प्रत्येक अधिकारी के दायित्व, अधिकार उसके विभाग की सत्ता का एक अंग मात्र होते हैं। पूरा व्यवस्था होती है जिसमें सीढ़ी नुमा होता है, ऊंचे पद, नीचे पद, ऊंचा पद, नीचा पद, बीच का पद होता है। जैसे मान लो कि पुलिस व्यवस्था, तो आप डीजीपी से लेकर के
DIG, SSP, उसके बाद SP, DSP, DISP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इस तरह से अधिकारी तंत्र रहता है। ठीक है, इस तंत्र में सरकारी कार्य, व्यक्तिगत कार्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। सरकारी कार्य होता है, कोई भी अधिकारी अपने पद का उपयोग उसे व्यक्तिगत ही संपत्ति मानकर नहीं कर सकता है। ठीक है, ये है कुल मिलाकर के अधिकारी तंत्र के प्रशासनिक संगठन का एक प्रमुख नियम होता है। बिना नियम के कुछ नहीं होता, लाल फीता शाही होता है इसमें, बस उसके अकॉर्डिंग चलता है ये। तो ये है कुल मिलाकर के। अब उसके बाद टोलकट पार्सन्स पे हम लोग बात करेंगे।